चलिए दोस्तों, चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हैं। और इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी हम पढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं वो ऐसा कंटेंट है जो आप भूल सकते हैं ना, इसलिए मैं पहले से ही इस पूरे कंटेंट पर आर बना रहा हूँ। आर मतलब रिवाइज करना है, आपको 2 से 3 बार लिख कर भी देखना है और रिवाइज भी करना है, क्योंकि कंटेंट ऐसा है कि आपको सुनने में आसान लगेगा लेकिन याद रखना कठिन होगा और एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं लिखने के, है ना। हालांकि अच्छी बात है कि अपन बहुत सारा पढ़ेंगे और आपको केवल 4 मार्क्स से लिखना है। 4 मार्क्स में आपको बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर की। इंडिपेंडेंस, अपन नॉर्मली आज तक जब भी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं अपन स्टैट्यूटरी ऑडिटर को माइंड में रखते हैं, पर कहीं ना कहीं ऑडिटर कोई भी हो इंडिपेंडेंस तो मायने रखता ही है। अब सवाल ये है कि हम क्या लिखेंगे, क्या एग्जैक्टली हम इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि जिस तरह से इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए अप्लाई होता है वैसे ही इंटरनल ऑडिटर के लिए भी अप्लाई होता है। सो इट इज इक्वली रेलिवेंट फॉर इंटरनल ऑडिटर ऑल्सो। दूसरी बात हम लिखेंगे इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन, जरूर लिखना है ये बेटा। क्यों लिखना है? क्योंकि इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन में ही कहा गया है कि एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एंड एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटी डिजाइन टू एड वैल्यू एंड इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। कोई भी एंटिटी इंटरनल ऑडिट इसलिए करवा दी ताकि वो अपने आप को और इंप्रूव कर सके, है ना। तो अपन ने क्या करना है, पहले डेफिनेशन जरूर बताना है कि डेफिनेशन में ही लिखा है कि यह एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिटर भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी वो इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाएगा, अच्छे से काम कर पाएगा। तीसरी बात क्या है, इंटरनल ऑडिट इज पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये तो प्रॉब्लम हो गई यार, इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट का ही पार्ट है और इवेल्युएट भी क्या करता है, बट ये इवेल्युएट्स दी फंक्शनिंग ऑफ द मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो आप मैनेजमेंट के ही पार्ट हो और मैनेजमेंट को ही इवेल्युएट करना है। ये तो ऐसा हो गया कि आपकी कॉपी आप ही चेक कर रहे हो। तो देखो अब क्या होना है, Therefore, to be efficient and effective, the internal auditor must have adequate independence. तो सिंस यार मैनेजमेंट के पार्ट हो आप और आपको मैनेजमेंट को ही चेक करना है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसे केस में आप चाहते हो कि इफेक्टिव और एफिशिएंट ऑडिट हो तो इंटरनल ऑडिटर मस्ट हैव एडिक्वेट इंडिपेंडेंस, पर वो प्रॉपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट लिंक्ड है ना, 3 से लिंक है 4। और आगे क्या लिखा है, वाई इट्स वेरी नेचर, मतलब इंटरनल ऑडिट का तो नेचर ही ऐसा होता है कि ये कभी भी उतना इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है जितना कि एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। तो नाम से ही क्लियर होता है इंटरनल। तो यार कहीं ना कहीं इंटरनल पर्सन अगर अपना काम कर रहा है, मतलब एक तरीके से अपना इंटरनल एम्प्लॉय ही अपना ऑडिट कर रहा है, भाई इंटरनल ऑडिटर तो आपका एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो वो कहां तक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर पाएगा, बहुत अच्छी ओपिनियन दे पाएगा, है ना। तो ये तो नेचर से ऐसा होता है। फिर क्या कहेंगे, To ensure his independence, he is made responsible directly to the board of directors through audit committee. तो भाई देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो कि सबसे ऊपर आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी, उसके नीचे कुछ और लोग आते हैं, उसके नीचे कुछ और लोग आते हैं, उसके नीचे कुछ और लोग आते हैं। अब आप कहोगे कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो यहां रहेगा, इंटरनल ऑडिटर को आपने इसके अंडर में रखा, तो कहीं ना कहीं ना तो ये इसके बारे में कुछ बोल पाएगा, ना इसके बारे में, ना इसके बारे में, ना इसके बारे में। तो फिर क्या काम का इंटरनल ऑडिटर, भाई वो सबके नीचे दबा हुआ है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये है कि यार नहीं, हम किसी के बारे में बुरा बोलेंगे तो हमको हटा देंगे। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इंटरनल ऑडिटर को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बनाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी के प्रति। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ठीक है हम इनके अगेंस्ट ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, पर इनकी और इनकी शिकायत तो कम से कम कर ही सकते हैं। तो भाई अगर आप बड़े लोगों के अंडर में इंटरनल ऑडिटर को रखोगे तो इंटरनल ऑडिटर ढंग से काम कर पाएगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप चाहते कि इंडिपेंडेंस अच्छा हो तो जो आपका इंटरनल ऑडिटर है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाओ डायरेक्टली टू दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू ऑडिट कमेटी, है ना। ओके, और आगे बढ़ते हैं अपन। अगला पॉइंट क्या है हमारा, सच चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। सच चैनल ऑफ कम्युनिकेशन मतलब इंटरनल ऑडिटर का डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कम्युनिकेशन क्या करेगा, प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट मोड विच विल इंक्रीज द ऑडिट इफेक्टिवनेस। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर डायरेक्ट आप किसके अंडर में आते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी के अंडर में आते हो, तो आपका इंडिपेंडेंस का लेवल अच्छा रहेगा और इससे ऑडिट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो देखो अपन कौन कौन सी पॉइंट कनेक्ट करेंगे। तीसरे पॉइंट में क्या था कि आप मैनेजमेंट के पार्ट हो और आपको मैनेजमेंट की फंक्शनिंग चेक करनी है, इसलिए अगर आप इफेक्टिव काम करना चाहते हो तो आपका इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। और इंडिपेंडेंट होने के लिए जरूरी क्या है कि आप
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मतलब प्रति डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल आपको ठहराया जाए। और अगर ऐसा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन रहा तो कहीं ना कहीं ऑडिट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। और सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप चाहते हैं कि इंटरनल ऑडिट जबरदस्त हो, तो आप एक आउटसाइडर पर्सन, कोई भी मतलब जो आपकी एंटिटी में काम ना करता हो, बाहर का कोई पर्सन, एन आउटसाइडर लाइक अ फर्म ऑफ सीए इफ एक्टिंग एज अ इंटरनल ऑडिटर, तो क्या होगा, वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होगा आपके एम्प्लॉय से और वो अच्छा ऑडिट कर पाएगा, है ना। तो आप ये सुनकर एक बार पूरा लिख कर देखना आराम से कि आपको पॉइंट याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मार्क्स लिखने के मिलते हैं, कोशिश करो कि बहुत ज्यादा वही लिख सको जो यहां पर लिखा हुआ है। सब कुछ कंटेंट अपन ने पीएम से उठाया है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन, सुनने में आसान पर लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो क्या रिलेशन होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर का? तो चलो थोड़ा सा थीम दिमाग में बिठाते हैं। थीम दिमाग में बिठाते हैं और हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि देखो जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, जो आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, वो कहीं ना कहीं सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने के पहले, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के पहले क्या चेक करता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और आपको बता दूं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है इंटरनल ऑडिट और दूसरा होता है इंटरनल चेक। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से बोल रहा हूं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेक। इन दोनों चीजों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनता है आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और जो अपन मतलब एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर या स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अपन किताबें चेक करने के पहले चेक क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम इंटरनल चेक भी देखते हैं, चेक करते हैं, और इंटरनल ऑडिट भी चेक करते हैं। ठीक बात है, मतलब कहीं ना कहीं अगर हमें ये चेक करना है तो हमें ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है, क्योंकि इसी के तो दोनों पार्ट है। अब देखना क्यों हमें इंटरनल ऑडिट में क्या चेक करना है, जो आपका एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। अच्छा देखना, जो आपका इंटरनल ऑडिट है वो कौन करता है, वो करता है कौन, इंटरनल ऑडिटर। अब हमें एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ये रिपोर्ट में लिखना होता है कि जो इंटरनल ऑडिटर है उसका काम कैसा रहा, कितना इफेक्ट और एफिशिएंट इंटरनल ऑडिटर ने काम करा, ये रिपोर्टिंग आपको करनी होती है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। दूसरी बात, क्या उसका वर्क हम यूज कर सकते हैं, मतलब समझना, क्या इंटरनल ऑडिटर ने जो काम करा है, जैसे उसने फिक्स रेट चेक करी, उसने इन्वेंटरी चेक करी, या कोई भी और काम करा है, तो वो काम हमें भी करना है। तो क्या हम वो काम ना करें और इंटरनल ऑडिटर के वर्क पे ही रिलाय कर लें, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो क्या हम उसके वर्क का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑल्दो दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। सही बात है भाई, एक्सटर्नल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई ट्रू एंड फेयर व्यू देना है उसको, तो कि मतलब बताना है कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। और जो इंटरनल ऑडिटर है उसको तो क्या करना है, हर जो इंटरनल कंट्रोल की इफेक्ट होने से एफिशिएंसी को करके और किसको बताना है, मैनेजमेंट को बताना है। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव क्या है, अलग अलग है, बट मीन्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव आर सेम। मतलब भले ही दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है पर उन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए काम दोनों सेम करते हैं। जैसे कि फिक्स एसेट इंटरनल ऑडिटर भी चेक करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी चेक करता है, भले ही दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। इन्वेंट्री इंटरनल ऑडिटर भी चेक करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर भी चेक करता है। तो भले ही दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, लेकिन उनको पाने का जो तरीका है, जो मूड है, वो तो एक ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो अब देखो थीम दिमाग में बैठी क्या, कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रिलेशन हम कैसे जमाएंगे। हम कहेंगे स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है, मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल ऑडिट को चेक करता है और बताता है कि इंटरनल ऑडिटर ने जो काम करा है वो कैसा रहा, अच्छा रहा या नहीं रहा। फिर क्या उसके काम का हम यूज कर सकते हैं, उसने ढंग से काम करा हो तो हम भी उसका यूज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि भले ही हम दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग है पर जो काम करने का तरीका है या जो काम हम करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, वो तो कहीं ना कहीं सेम ही होते हैं ना। अब हम एक बार रीडिंग करके देखते हैं, देखो क्या क्या लिखा है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, द फंक्शन ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सही बात है, पहले हम बताएंगे कि इंटरनल ऑडिट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पार्ट है, तभी तो हम चेक कर रहे हैं। देखो यही तो दिखाया था, है कि नहीं, है ना ये। ओके, फिर ऑडिट कमेटी और द बोर्ड सेल in consultation with internal auditor formulate scope, functioning, periodicity and methodology for conducting the internal audit। ध्यान रखना जो अब बोलने वाला हूं, इंटरनल ऑडिटर को जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अपॉइंट करते हैं तो साथ में इंटरनल ऑडिटर के काम का स्कोप क्या होगा, मतलब इंटरनल ऑडिटर को क्या करना, क्या नहीं करना, कौन से तरीके लगाना, सब कुछ कैसे डिसाइड होता है। कुछ नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी के साथ इंटरनल ऑडिटर की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में सब कुछ डिसाइड होता है कि कैसे इंटरनल ऑडिट किया जाएगा, कितने कितने समय में किया जाएगा, कम्युनिकेशन कितने कितने समय में होगा, सारी बातें उसमें डिसाइड हो जाती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है,
हाउ एवर, यहां से सुनना ध्यान से, हाउ एवर इट इज ऑब्लिगेटरी, किसकी ऑब्लिगेशन की बात हो रही है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर। हाउ एवर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, क्या? टू एग्जामिन द स्कोप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क कैरिड आउट बाय द इंटरनल ऑडिटर। मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करके बताए कि इंटरनल ऑडिटर ने जो काम करा है वो कितना इफेक्टिव था या नहीं था। फिर क्या है? दो द रोल्स एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर डिफर, अपन ने बात की थी, भले ही दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं पर उनको अचीव करने के जो मीन्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ओके, और इसी वजह से क्या होता है? दस मच ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर मे बी यूजफुल टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग द नेचर टाइम एक्सटेंट ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर। ठीक बात है। तो ये ऐसा समझ लो आप कि जब आप को याद है कि आप पहले कंट्रोल चेक करते हो, उसके बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हो। तो जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हो मतलब किताबें कितनी चेक करना, ज्यादा या कम, तो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ चेकिंग ऑफ बुक्स काय पर डिपेंड करती है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे मिली, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट क्या है? इंटरनल ऑडिट। तो मतलब ये जैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर क्या होगा। ओके, फिर क्या है? डिपेंडिंग अपॉन सच इवेल्युएशन, मतलब हमने चेक करा कि उसने काम कैसे करा। द स्टैट्यूटरी ऑडिटर मे बी एबल टू अडॉप्ट लेस एक्सटेंसिव प्रोसीजर। अगर हमें लगा कि उसने काम बेहतरीन करा है तो हो सकता है हमारा विचार क्या बने कि ठीक है यार, हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम कम भी चेकिंग करेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर ने हर चीज अच्छे से चेक कर ली है और कोई गड़बड़ नहीं मिली है। एंड फाइनली, इफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट द इंटरनल ऑडिट हैज बीन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, अगर मुझे लगता है एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर मुझे लगता है कि इंटरनल ऑडिटर का काम बेहतरीन है, तो ही में एक्सेप्ट द चेक इन कैरिड आउट बाय द इंटरनल ऑडिट इन द एरिया ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वेरिफिकेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। मतलब अगर एक्सटर्नल ऑडिटर को लगता है कि इंटरनल ऑडिटर ने कोई चीज अच्छे से चेक कर ली है, तो हो सकता है एक्सटर्नल ऑडिटर डिसाइड कर ले कि ठीक है यार, वो चीज चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो इंटरनल ऑडिटर ने चेक कर ली है। ठीक है, आप इस पूरे आंसर को दोबारा सुनिए, वीडियो को पॉज करके या फिर पूरा खत्म होने के बाद, और फिर पूरा आराम से लिख कर देखिए। हमें पॉइंट को कनेक्ट करना सीखना है, अभी समझ में आ जाएगा, एग्जाम में हम फिर नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो एक बार अच्छे से दोबारा सुन लेना। ओके, फिर बढ़ते हैं हम आगे, और हमारा अगला क्वेश्चन है एम्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल की क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है इन रिलेशन टू फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग एस्पेक्ट। सिंपल शब्दों में इंटरनल कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मैं ऐसे 315 में पढ़ा चुका हूं, ऐसे 315 में पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी अपन स्पीड में एक बार इसको देख लेते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव है टोटल, 2 ट्रांजेक्शन 2 असेट। याद रखने का तरीका क्या था? 2 ट्रांजेक्शन 2 असेट, ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन, असेट और असेट। ठीक बात है। अब एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि सारे ट्रांजेक्शन ऑथोराइज हैं ईदर बाय जनरल ऑथोराइजेशन या फिर स्पेसिफिक ऑथोराइजेशन। मतलब हर ट्रांजेक्शन ऑर्गेनाइजेशन में किसी ना किसी से पूछ कर किया जाता है, ऐसा नहीं कि जिसके मन में जो आया वो कर रहा है। दूसरी बात, सारे ट्रांजेक्शन प्रॉम्प्टली रिकॉर्ड होते हैं, तुरंत रिकॉर्ड होते हैं, करेक्ट अमाउंट के साथ, करेक्ट अकाउंट हेड में और करेक्ट पीरियड में। ठीक है, एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो सारे ट्रांजेक्शन ऑथोराइज होते हैं, ऑथोराइजेशन के साथ ही किए जाते हैं, सारे ट्रांजेक्शन तुरंत रिकॉर्ड होते हैं, करेक्ट अमाउंट के साथ, करेक्ट अकाउंट हेड में और ठीक करेक्ट पीरियड में। इसके बाद जो असेट्स हैं एंड रिकॉर्ड्स हैं आर सेफ गार्डेड फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। भाई इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है ये करना कि कहीं ना कहीं सारी असेट्स सेफ गार्ड है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको एम्प्लॉय या कोई अदर पर्सनल यूज में ला रहा है ना। तो इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव कि ऐसा ना हो, है ना। फाइनली असेट्स सेफ गार्ड रहे फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस, और रिकॉर्डेड असेट को कंपेयर करना है एग्जिस्टिंग असेट के साथ। ऐसा तो नहीं रिकॉर्ड में 10 असेट लिखी हो और जबकि एक्चुअल में 8 ही बची हो, 2 कोई और चोरी करके ले गया है। तो समय समय पर आपको क्या करना है, जो असेट रिकॉर्ड में लिखी है उनको एग्जिस्टिंग असेट के साथ कंपेयर करना है और अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है अगर कोई डिफरेंस मिलता है तो देखो ट्रांजेक्शन के 2 पार्ट हो गए, कौन कौन से? सारे ट्रांजेक्शन ऑथराइज होना चाहिए, दूसरा ऑल ट्रांजेक्शन तुरंत रिकॉर्ड होना चाहिए, करेक्ट अमाउंट, करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में। सारी असेट सेफ गार्डेड फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस के लिए हम इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं, और रिकॉर्डेड असेट को एग्जिस्टिंग असेट से कंपेयर करना है एट रीजनेबल इंटरवल, और अगर डिफरेंस मिलता है तो कोई मतलब प्रॉपर एक्शन लेना है। ठीक है, ओके। अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन क्या है? इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो मैं आपको बहुत सारी लिमिटेशन बताऊंगा, याद भी करवा दूंगा। एग्जाम में आपको जरूरी नहीं कि आप पूरी लिखो, ज्यादा से ज्यादा 5 लिखोगे ठीक है, मतलब 5 भी लिखोगे तो भी इनफ है, 4 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं, फिर भी अपन एक बार पूरा याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले समझ लेते हैं फिर याद करेंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है?
इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन, जैसे ऑडिट की लिमिटेशन होती है ना, ऐसे इंटरनल कंट्रोल की भी लिमिटेशन कुछ होती है। जैसे कि कितना भी अच्छा इंटरनल कंट्रोल बना लो, हो सकता है कि वो दम ना लगा पाए, वो अपना काम ना कर पाए। उसका काम क्या होता है? प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, है ना, फ्रॉड ना हो, एरर्स ना हो, ये सब होते हैं मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, चलो देखते हैं। पहला, मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट कॉस्ट ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल डज नॉट एक्सीड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट। मैनेजमेंट को क्या लगता है कि यार खर्चा ज्यादा ना हो और बेनिफिट अच्छे हो जाए। तो ऐसा कहीं होता है क्या? आप बताइए, अगर आपको कोई चीज से बहुत अच्छा बेनिफिट चाहिए तो फिर उसके लिए उतना खर्चा भी करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशन है ना। दूसरा, फिर मोस्ट कंट्रोल डू नॉट टेंड टू बी डायरेक्टेड एट अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन हो यार, अनयूजुअल चीजों के लिए वो काम नहीं कर सकता है। मतलब कोई भी कैसा भी कंट्रोल आप बना लो, वो केवल नॉर्मल चीजों पर ही काम करता है, एबनॉर्मल या अनयूजुअल चीजों पर काम नहीं करता है। सर ऐसा क्यों होता है? भाई साहब, अनयूजुअल या एबनॉर्मल का मतलब ही क्या है? जो चीज आपको पहले से पता नहीं है। अब कंट्रोल तो आप उन चीजों के लिए बनाओगे ना जो चीज आपको पता है। जो सडनली हो जाएगी उसके लिए कंट्रोल कहां से बना लोगे? तो कोई भी इंटरनल कंट्रोल अनयूजुअल ट्रांजेक्शन पर वर्क नहीं कर सकता है। फिर तीसरी बात, सिंस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना होता है बहुत सारे लोगों से मिलकर, है ना, लाइक उनमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर करके अपन इंटरनल कंट्रोल को बनाते हैं। तो अब ह्यूमन इन्वॉल्व है तो यार ह्यूमन एरर तो होगी ना। अपन बोलते हैं ना, गलती तो इंसान से ही होती है। जहां ह्यूमन इन्वॉल्व होगा तो ह्यूमन से एरर भी होगी। कोई कंप्यूटर तो है नहीं यार, है ना। ओके, फिर क्या है? द पॉसिबिलिटी दैट कंट्रोल में बी सर्कमवेंटेड थ्रू कॉल्यूजन विद एम्प्लॉइज और आउटसाइडर। अब भाई देखो, इंटरनल कंट्रोल लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मतलब काम को, किसी भी इंपोर्टेंट काम को एक ही इंसान के हाथ में सौंपने की बजाय क्या कर दो, आप अलग अलग लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि वो फ्रॉड ना कर सकें। उनको फ्रॉड करना है तो आपस में मिलना ही पड़ेगा। अब पता चला आपने बेहतरीन सिस्टम डिजाइन कर दिया और 4 लोगों में किसी एक काम को बांट दिया, पता चला वो चारों आपस में मिल गए और उन्होंने क्या कर दिया? फ्रॉड कर दिया, है ना। तो इंटरनल कंट्रोल एक तरीके से ब्रेक हो गया। तो इट में बी सर्कमवेंटेड थ्रू कॉल्यूजन विद एम्प्लॉइज आपस में मिलकर तोड़ दिया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को। फिर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल में अब्यूज दैट अथॉरिटी। जिस पर्सन को हमने अधिकार दिया था, अगर वो ही गलत यूज करेगा तो फिर क्या करेंगे? उसको तो कोई रोकने वाला भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या है? प्रोसीजर्स में बिकम इनएडिक्वेट ड्यू टू चेंज इन कंडीशन। जब आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया था तब कंडीशन कुछ और थी यार, अभी कंडीशन बदल गई तो वो सिस्टम कैसे काम करेगा? तो ये भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की एक कमी है कि कंडीशन बदलेगी तो फिर वो काम में नहीं आएगा। फिर मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। अब यार कई चीजें मैनेजमेंट के हाथों में होती पूरी तरह से, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना, कंटेंजेंट लायबिलिटी दिखाएं कि प्रोविजन बनाए, असेट का यूजफुल लाइफ क्या, ये सब चीजें तुम्हारे हाथ में है। अब तुम ही इसमें मैनिपुलेशन कर जाओ तो फिर अब क्या करेंगे यार, है ना। तो फिर तो कंट्रोल टूटेंगे। और इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, यहाँ ऑडिट लिखा है कायदे से, यहाँ पर अगर ये ऐसा लिखते इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल ऑडिट लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट। तो अगर इंटरनल ऑडिट में कुछ कमी होगी तो वो कमी ऑटोमेटिकली किसकी बन जाएगी? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी कोई कमी बन जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर इसमें कमी होगी तो वो कमी इसकी भी होगी ना, है ना, इसकी कमी इसकी बन जाएगी, ऐसा, ठीक है। तो इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। अब एक बार हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो आप देख लीजिए डायग्राम, आराम से इमेजिन करिए, आराम से सोचिए ताकि आपको रटना ना पड़े, थोड़ा सा दिमाग में पिक्चर बने। सबसे ऊपर होता है मैनेजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि मैनेजमेंट का ऐसा सोचना, क्या सोचना? मैनेजमेंट ऐसा सोचता है कि यार काश खर्चा कम हो और बेनिफिट ज्यादा हो। तो अब ऐसा सोचोगे तो यार कभी भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा नहीं बन पाएगा। फिर मैनेजमेंट क्या करता है? कुछ लोगों को क्या दे देता है? अथॉरिटी देता है। देखो ये ब्लू कलर से जो आपको दिख रहे हैं, और इनके अंडर में लोग बांट देते हैं और फिर बढ़िया काम चलता है। तो ऐसे में कोई फ्रॉड नहीं होता है। अब पता चला ये जो ब्लू कलर के हैं ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर अथॉरिटी, अगर यही अपने अथॉरिटी का मिसयूज कर जाए तो फिर तो इंटरनल कंट्रोल ब्रेक हो गई यार, ठीक है। फिर एक और बात, ये पूरे डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ह्यूमंस दिखाई दे रहे हैं। अब जहां ह्यूमंस होंगे यार तो ह्यूमन एरर तो होगी यार, क्या बोलते हो? बोलो यार। तो एक बार सोचो कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, वहां मैनेजमेंट है, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं और वो किसी ना किसी के अंडर में काम कर रहे हैं। तो कौन कौन? पहली बात तो मैनेजमेंट का ही सोचना ऐसा है कि खर्चा कम हो बेनिफिट ज्यादा हो, इसलिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर नहीं लग पा रहे। फिर जिन लोगों को अथॉरिटी दी वही मिसयूज कर रहे हैं। फिर सारे अल्टीमेटली हैं तो लोग ही ना, तो ह्यूमन एरर भी हो सकती है। फिर कितना भी अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना लो, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन पे तो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो एबनॉर्मल चीजें होंगी तो उनके लिए तो कंट्रोल बनाए ही नहीं गए थे ना, तो वो काम नहीं करेगा। फिर अगर कंडीशन चेंज हो गई तो कितना भी अच्छा सिस्टम बना लो ये काम नहीं करेगा। इसके अलावा पता चला कि आपने काम को सब में बांट दिया था, इनमें काम को बांट दिया था, पता चला ये सब आपस में मिल गए, तो कॉलिजन अमंग एम्प्लॉइज, ये आपस में मिल गए, ये आपस में मिल गए,
तो अगर ये आपस में मिल जाएंगे तो कितना भी अच्छा कंट्रोल हो कैसे काम करेगा, है ना, कहीं ना कहीं। और एक बात हम फाइनली लिख देंगे कि इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, जो अपन ने पढ़ा था आखिरी वाला पॉइंट। तो ऐसा करके अगर आप इस डायग्राम को इमेजिन करें और थोड़ा आराम से सोचे तो आपको याद आ जाएंगी चीजें, है ना। ओके, अच्छा, इसमें एक और बात अपन जोड़ सकते हैं कि मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट। भाई तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, तुम ही मैनिपुलेट करेगो चीजों को, रिकॉर्ड्स को, तो तुम्हें रोकने वाला तो कोई है भी नहीं, है ना। तो ऐसा करके हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से पढ़ के एक बार पूरा आराम से लिख कर देखना, कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछना। ओके, बाय बाय।